Hello everyone, welcome to your own channel Smarter and Physical Education. Today's topic is periodization. आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीरियडाइजेशन. पीरियडाइजेशन क्या होता है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जब भी किसी एथलीट को दी जाती है तो वो एक प्रॉपर मैनर, प्रॉपर सीक्वेंस और सिस्टमेटिक वे से दी जाती है, और उस सिस्टमेटिक वे को डिवाइड करने के लिए या फिर उस प्लान को एक डिवीज़न करने के लिए यूज़ किया जाता है पीरियडाइजेशन. पीरियडाइजेशन के डिफरेंट फेज़ होते हैं जिनको अभी हम कवर करेंगे. ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर इनके फेजेस से रिलेटेड, इसके अंदर इंटेंसिटी टेक्निक्स या फिर जो ऑटोजेनिक ट्रेनिंग्स हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं. जब तक ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी. इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर. ये जो सीरीज़ हमने कोर्स के अंदर स्टार्ट की है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पीरियडाइजेशन. पीरियडाइजेशन को हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके, क्योंकि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कितनी एक्यूरेट और कितनी टाइमली होनी चाहिए वो आपको पता होता है. दैट मीन्स प्लानिंग के साथ एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना ज़रूरी है. इसीलिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर पीरियडाइजेशन का होना भी उतना ही ज़रूरी है. सो अगर ट्रेनिंग ज़्यादा हो जाए तो वो होगी ओवर ट्रेनिंग, और अगर ट्रेनिंग कम हो तो वो क्या कहलाती है? उस टाइम पर बॉडी जो है एडेप्टेशन नहीं कर पाएगी. एडेप्टेशन के लिए क्या है? ओवरलोड होना ज़रूरी है. ट्रेनिंग में एक प्रोग्रेसिव मैनर में लोड को जो है डाला जाता है ताकि बॉडी जो है एडेप्ट कर सके उस ट्रेनिंग लोड को. सो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं आप समझ चुके होंगे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर हर एक चीज़ जो है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना ज़रूरी है, और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके बेस पर ही किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ की जा सकती है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ. सो जो ट्रेनिंग प्लान होता है वो काफ़ी बड़ा होता है. इट कुड बी लाइक 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ और 2 मंथ, कुछ भी हो सकता है. ये जो ड्यूरेशन होती है इसको पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ये जो डिवीज़न होती है ये बिल्कुल क्या है? ऑथेंटिक होनी चाहिए. दैट मीन्स जो पार्टीशन होगा इस टाइम पीरियड का वो बिल्कुल ही सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए. इसीलिए इस सिस्टमेटिक वे के लिए यूज़ किया जाता है पीरियडाइजेशन को. सो व्हाट इज़ पीरियडाइजेशन? Periodization should be defined as the logical and systematic sequence of multiple training factors in a integrative fashion to optimize specific physiological and performance outcomes at predetermined टाइम पॉइंट्स. सो अब देखिए पीरियडाइजेशन क्या होता है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर इंटर यूनिवर्सिटी, अगर आप इंटर यूनिवर्सिटी की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि साल में सिर्फ एक बार यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं. सो साल में सिर्फ एक बार होने की वजह से भी उस एक साल के उस इवेंट की जो प्लानिंग होती है वो पूरे साल जो है उस प्लानिंग के लिए चीज़ें तैयार की जाती हैं. सो साल के उस एक कॉम्पिटिशन के लिए आप पूरे साल उसकी प्रिपरेशन करते हो. सो उस अगर पूरे साल के टाइम पीरियड में आपकी प्रॉपर स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी या जो भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाए, सो सब खराब हो जाएगा. अगर उस ट्रेनिंग पीरियड पे आपकी सुपर कंपनसेशन स्टेज नहीं आई तो क्या होगा? आप कॉम्पिटिशन्स में हार जाओगे. सो ग्रुप में किसी ने पूछा था कि सुपर कंपनसेशन स्टेज का जो टाइमिंग है वो कितना रहता है. सो हमारे जैसों के लिए या फिर जो नॉर्मल एथलीट्स होते हैं उनके लिए टाइम पीरियड होता है 10 से 16 डेज़. लेकिन अगर हम हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटी करते हैं तो इस टाइम पीरियड को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. लाइक वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स के अंदर क्या होता है? टाइम पीरियड रहता है 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक. इसलिए उस टाइम पर उनका सुपर कंपनसेशन स्टेट जो है वो कैरी ऑन रहती है.
सो सुपर कंपनसेशन की जो स्टेज होती है वो डिपेंड करती है आपकी हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका टूर्नामेंट जो है वो है 5 मई को अगर आपका टूर्नामेंट है तो आपकी सुपर कंपनसेशन स्टेज जो रहेगी वो रहेगी 1 मई से लेकर 15 मई तक, ये रहेगी आपकी सुपर कंपनसेशन स्टेज। सो इस टाइम पीरियड में आपकी सुपर कंपनसेशन स्टेज आने के लिए आपको क्या चाहिए? यू शुड हैव प्रॉपर प्लान, इट शुड हैव अ लॉजिकल प्लान, इट शुड हैव सिस्टमेटिक प्लान, ताकि जितने भी फैक्टर्स हम डेवलप करना चाहते हैं, लाइक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, एंडोरेंस है, या फिर आपकी ऑटो ट्रेनिंग है, ताकि कंपटीशन टाइम पर ये सभी फैक्टर अपना काम करें। दैट मीन्स अगर आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है तो हाई स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको अचीव कर सको, या फिर जो बेस्ट रिज़ल्ट होता है कंपटीशन टाइम पर उसको आप अचीव कर सको। इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है पीरियडाइजेशन, ताकि कंपटीशन से पहले आप क्या कर सको? अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको हाई लेवल तक अचीव कर सको। सो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है वाई वी यूज़ पीरियडाइजेशन, हम पीरियडाइजेशन का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। सो अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ पीरियडाइजेशन मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन दैट ट्रेनिंग मस्ट बी सीक्वेंस्ड, इंटीग्रेटेड एंड अप्लाई इन अ लॉजिक फैशन। दैट मीन्स अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है कि काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्लान को एक जगह पर एक सीक्वेंशियल मैनर में, एक ही ऑर्डर में मीन्स इंटीग्रेटेड ऑर्डर में। सो आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि इंटेंसिटी क्या होती है और वॉल्यूम क्या होती है। अगर जब भी कोई बिगिनर स्टार्टिंग में क्या करता है, ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, तो वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी को काफ़ी लो रखा जाता है। मोस्टली जो फोकस होता है वो सिर्फ वॉल्यूम पर रहता है। वॉल्यूम पर जो है हाई वॉल्यूम के साथ और लो इंटेंसिटी के साथ उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, उस बिगनर की पावर, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सभी फैक्टर्स को डेवलप किया जाता है। ये जो फैक्टर हैं इनको इंटीग्रेट किया जाता है पीरियडाइजेशन के अंदर। दैट मीन्स एक सीक्वेंशियल मैनर में इन सभी चीज़ों को अरेंज किया जाता है। यही होता है आपका पीरियडाइजेशन। अगर बात की जाए गोल ऑफ पीरियडाइजेशन, पीरियडाइजेशन के गोल क्या होते हैं? First goal of periodization is optimizing the athlete's level of performance at predetermined time point. That means पीरियडाइजेशन का फोकस रहता है या फिर पीरियडाइजेशन का गोल है कि कोई भी एथलीट है, अगर उसको अपनी परफॉर्मेंस में ऑप्टिमाइज लेवल चाहिए या फिर हाई लेवल चाहिए किसी भी एक पॉइंट, किसी भी एक टाइम पर, लाइक कंपटीशन टाइम पर, तो पीरियडाइजेशन हेल्प करता है उसकी हाई परफॉर्मेंस को शो करने में या फिर उसकी हाई परफॉर्मेंस के साथ रिजल्ट लाने में। तो ये हमेशा काम होता है पीरियडाइजेशन का। ये मोस्टली गोल है पीरियडाइजेशन का कि जिस टाइम पर हाई परफॉर्मेंस की नीड है उसी टाइम पर ये एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइजिंग स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एंड परफॉर्मेंस एडेप्टेशन विद स्ट्रक्चर ट्रेनिंग इंटरवेंशन। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इसके अंदर क्या बताया गया है कि आपको पता है कि जो एडेप्टेशन होती है वो कितनी ज़रूरी होती है सुपर कंपनसेशन के लिए। एडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है आपकी सुपर कंपनसेशन स्टेट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हाई एथलीट्स देखे होंगे या फिर हुसैन बोल्ट को लगा लीजिए, उनकी बॉडी जो होती है वो ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज उनकी बॉडी को इन चीज़ों की इतनी आदत हो चुकी है, इतनी ऑटोमेटाइजेशन हो चुकी है कि वो खुद से ही इस परफॉर्मेंस लेवल को हाई कर देते हैं या फिर उनकी बॉडी इन चीज़ों को एडप्ट कर लेती है। ऑटोमेटाइजेशन किसे कहा जाता है? जब भी आप किसी भी स्किल को कंटिन्यू या फिर बार बार करते रहते हो तो आपकी बॉडी जो है उसको एडप्ट कर लेती है और आपकी बॉडी में उसकी ऑटोमेटाइजेशन हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि ऑटोमेटाइजेशन हो जाती है।
सो सुपर कंपनसेशन स्टेज के लिए चाहिए एडेप्टेशन। अगर आपकी बॉडी एडेप्टेशन लेवल तक पहुंची ही नहीं है, दैट मीन्स आपकी बॉडी अब भी वर्किंग कंडीशन में है, यानी आप उस स्किल के लिए डेवलप हो रहे हो। तो क्या आप सुपर कंपनसेशन स्टेज में जा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए किसी भी स्किल, किसी भी या फिर टेक्निक के लिए एडेप्टेशन होना ज़रूरी है, और एडेप्टेशन के बाद ही आती है सुपर कंपनसेशन स्टेट। सो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है कि परफॉर्मेंस में एडेप्टेशन लाने के लिए पीरियडाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट इज पीरियडाइजेशन के गोल के बारे में अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रिड्यूसिंग द एथलीट्स ओवर ट्रेनिंग पोटेंशियल। ओवर ट्रेनिंग क्या होती है? ये हमेशा नेगेटिव रहती है किसी भी एथलीट के लिए, लेकिन जो ओवरलोड होता है वो पॉजिटिव माना जाता है। ओवरलोड जो है एक प्रोग्रेसिव मैनर में दिया जाता है। इसीलिए अगर कोई भी एथलीट ओवरलोड की कंडीशन को अडेप्ट नहीं कर पाता, दैट मीन्स उस प्रोग्रेसिव मैनर को अडेप्ट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर कंडीशन आ जाती है ओवर ट्रेनिंग की। ओवर ट्रेनिंग से क्या होगा? उसकी बॉडी ना तो कंप्लीट रेस्ट कर पाएगी और ना ही कंप्लीट उस सिचुएशन को अडेप्ट कर पाएगी, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज डेवलपिंग द एथलीट ओवर द लॉन्ग टर्म। बेसिकली फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है कि जो एक एथलीट होता है वो लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी डेवलपमेंट कर सकता है अकॉर्डिंग टू पीरियडाइजेशन, लेकिन अगर वो शॉर्ट टाइम के अंदर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है तो उतनी ही जल्दी उसका जो डिक्रीमेंट लेवल है वो आ जाता है। इसीलिए पीरियडाइजेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसके अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक एक एथलीट की ट्रेनिंग चलती है और एक अच्छे लेवल की हाई लेवल परफॉर्मेंस जो है अचीव करने में हेल्प करता है किसी भी एथलीट की। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी। यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है और इंटेंसिटी क्या होती है। सो वॉल्यूम इज़ द अमाउंट। वॉल्यूम क्या है? एक अमाउंट होता है जो आप परफॉर्म कर रहे हो पर एक्सरसाइज, पर डे, पर अमाउंट या फिर सेट ऑफ रेपिटेशन, उसको बोला जाता है वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है तो इसको हम सेट और रेपिटेशन के थ्रू शो कर सकते हैं। सेकेंड इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? द पावर आउटपुट ऑफ द एक्सरसाइज। पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम। एक चीज़ लिख लीजिएगा, आपको पहले भी बताई है, इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू स्पीड बिकॉज इंटेंसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, और पावर किससे मिलकर बनता है? स्ट्रेंथ प्लस स्पीड। जो इंटेंसिटी होती है उसमें सिर्फ स्पीड इंक्लूड नहीं है, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ प्लस स्पीड का कॉम्बिनेशन होता है क्या? इंटेंसिटी। सो आई होप इंटेंसिटी और वॉल्यूम आपका क्लियर हो चुका है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जितना वर्क आप ट्रेनिंग के टाइम पर करते हो उसको सेट और रेपिटेशन के थ्रू मेज़र किया जा सकता है। और इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी क्या है? पावर होती है, और पावर कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ प्लस स्पीड का। जहाँ पर हम किसी भी वर्क को स्ट्रेंथ और एक स्पीडीनेस के साथ करते हैं वहीं इंटेंसिटी कहलाती है। सो नेक्स्ट इज पीरियडाइजेशन एंड द ट्रेनिंग ईयर। अब इसके बारे में बात करते हैं कि पीरियडाइजेशन क्या होता है। सो अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज यूजली प्लान्ड विथ 3 स्पेसिफिक पीरियड। जो पीरियडाइजेशन होता है उसे पर्टिकुलर 3 स्पेसिफिक पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट इज प्रिपरेटरी पीरियड, नंबर सेकेंड इज कॉम्पिटिशन पीरियड एंड नंबर थर्ड इज ट्रांसैक्शन पीरियड, या फिर ये जो है इसको रिकवरी फेज भी बोला गया है। अगर आपको इनके नाम से पता चल रहा हो कि जो प्रिपरेटरी पीरियड है उसके अंदर एथलीट जो है वो किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर होता है। सेकेंड इज कंपटीशन पीरियड। कंपटीशन पीरियड के नाम से आपको पता चल चुका होगा कि अब एथलीट तैयार हो चुका है किसी भी कंपटीशन, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। थर्ड इज ट्रांसैक्शन पीरियड। इस पीरियड के अंदर क्या है? अब आपकी बॉडी कंपटीशन फेज से बाहर आ चुकी है, दैट मीन्स आपकी बॉडी को रिकवरी और अगेन तैयारी की नीड होती है। सो दैट रिकवरी पीरियड इज नोन एज ट्रांसैक्शन पीरियड। सो इतना आपको आइडिया हो चुका है इन तीनों के नेम से कि ये तीनों होते क्या हैं। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो द एम ऑफ पीरियडाइजेशन इज टू पीक फॉर अ स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन।
एंड डेवलप अ स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। फिटनेस के जो कंपोनेंट होते हैं उनके लिए स्पेसिफिसिटी रखता है क्या? पीरियडाइजेशन। दैट मीन्स जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वहाँ पर स्पेसिफिसिटी पर ध्यान दिया जाता है। कंपोनेंट ऑफ फिटनेस क्या है आपको अच्छे से पता है और आपकी वीडियो भी कोर्स के अंदर इसकी प्रोवाइड की गई है। सो स्पेसिफिक कंपटीशन और स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों पर क्या करते हैं? काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं और इनको एक पीक पर, एक हाई लेवल तक पहुंचाया जाता है। ये एम रहता है पीरियडाइजेशन का। नेक्स्ट इज माइक्रोसाइकिल प्रोग्रेशन देन वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग इज रिड्यूस विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इंटेंसिटी स्पेसिफिक। यहाँ पर सिंपली क्या कहना चाहता है कि जब भी आप ट्रेनिंग या पीरियडाइजेशन के स्टेप्स को फॉलो करते हो तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज रहती है, लेकिन जैसे ही आप पीरियडाइजेशन के स्टेप्स को कंप्लीट करते हो वहाँ पर लास्ट में इंटेंसिटी हाई हो जाती है और वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम होती है। दैट मीन्स जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी स्पेसिफिक हो जाती है एट द एंड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो नाउ इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ ईयरली ट्रेनिंग प्लान, अगर आप किसी ईयरली ट्रेनिंग प्लान के बारे में सोच रहे हो या फिर उसके बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, सो आपके पास 1 ईयर है, इसको देखिएगा तो आपके पास काफ़ी टाइम है। सो आपको अच्छे से पता है कि जो पीरियडाइजेशन होता है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में या 3 फेज के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट इज प्रिपरेटरी पीरियड, नंबर सेकंड इज कंपटीशन पीरियड एंड नंबर थर्ड इज ट्रांजिशनल पीरियड। सो अगर प्रिपरेटरी पीरियड की बात करें उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट इज प्री प्रिपरेटरी पीरियड, नंबर सेकंड इज पोस्ट प्रिपरेटरी पीरियड। और अगर बात करें कंपटीशन पीरियड की, कंपटीशन पीरियड को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्री कंपटीशन पीरियड एंड नंबर सेकंड इज ड्यूरिंग कंपटीशन पीरियड। सो अगर बात की जाए थर्ड फेज या फिर थर्ड टाइम पीरियड की, जो था आपका ट्रांजिशनल पीरियड, उसको ट्रांजिशन या फिर रिकवरी फेज में ही रहने दिया जाता है, उसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता जैसे कि प्रिपरेटरी और कंपटीशन पार्ट को डिवाइड किया जाता है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिपरेटरी पीरियड क्या होता है, जो स्टार्टिंग का फेज होता है उसके अंदर क्या किया जाता है। सो अगर बात की जाए फर्स्ट फेज की, जो है प्रिपरेशन फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज, एज द टाइटल सजेस्ट दिस इज अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग दैट लेज द फाउंडेशंस फॉर द मेन कॉम्पिटिशन। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेशन में या फिर जो पीरियडाइजेशन होता है उसके अंदर मेन एम्फेसिस या मेन फाउंडेशन जो है कहाँ से मिलता है, जो मेन फाउंडेशन होता है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है सबसे फर्स्ट फेज़ जो आपका प्रिपरेशन फेज़ है, जो प्रिपरेटरी फेज़ है, वहाँ पर क्या है आपकी सभी फाउंडेशन या एम्फेसिस होती है कंप्लीट ट्रेनिंग की। नेक्स्ट इज़ The main objective of preparatory period is psychological, physiological या फिर technical adaptations। सो अब आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ आ रही है कि जो प्रिपरेटरी फेज होता है वो बेस होता है कंपटीशन में जाने के लिए किसी भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। सो प्रिपरेटरी फेज में ही क्या है, मेन एम्फेसिस होता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या फिर उसकी जो टेक्निकल एडेप्टेशन होती है उन सभी चीज़ों पर फोकस रखा जाता है कंपटीशन पीरियड के लिए। सो इसीलिए कोई भी प्लेयर जो है उसका बेस जो सेट किया जाता है वो प्रिपरेटरी या फिर जो प्री प्रिपरेशन का पीरियड है वहाँ पर सेट किया जाता है, और जो एडेप्टेशन होती है वो भी इसी पीरियड के अंदर होती है। अगर एडेप्टेशन यहाँ पर नहीं हुई तो कंपटीशन टाइम पर किसी भी एथलीट, किसी भी प्लेयर को दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट इज दिस फेज कैन बी लिस्ट बिटवीन 3 and 6 month। नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये फेज़ होता है, सो आप इन ड्यूरेशंस को ज़रूर याद रखिएगा इन तीनों फेज़ के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर कई बार इनकी ड्यूरेशंस भी पूछी गई हैं। तो जो प्रिपरेटरी पीरियड है उसकी ड्यूरेशन रह सकती है 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक। नेक्स्ट इज़ व्हेन कंस्ट्रक्टिंग द एनुअल ट्रेनिंग प्लान। जब भी एनुअल ट्रेनिंग प्लान को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वहाँ पर कोचेज विल जर्नली almost more time to preparatory phase with less developed athlete। that means जो कोचेज होते हैं वो प्रिपरेटरी फेज पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं या फिर प्रिपरेटरी फेज को लंबा रखते हैं जो लेस डेवलप्ड एथलीट होते हैं उनके लिए। दैट मीन्स एक बिगनर जो होगा
उसके लिए मैक्सिमम टाइम रहेगा प्रिपरेटरी फेज़। पीरियडाइजेशन के अंदर जो प्रिपरेटरी फेज़ होता है वो बड़ा रखा जाता है। सो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि 50 से लेकर 60% ऑफ एनुअल ट्रेनिंग प्लान जो डिपेंड करेगा प्रिपरेटरी फेज़ पर। दैट मीन्स जो एनुअल 1 साल का जो हमारा ट्रेनिंग प्लान है उसके अंदर 50 से 60% जो है वो रहेगा आपका प्रिपरेटरी फेज़। बट किसके लिए? ओनली फॉर बिगनर्स, जो ज़्यादा बिगनर्स होते हैं जिनको गेम की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती। सो अगर बात की जाए एलीट एथलीट्स की या फिर मोर एडवांस एथलीट की, विल बी एबल टू डेलीकेट लेस टाइम टू दिस फेज। उनका क्या किया जाता है, जो मोर एडवांस प्लेयर होते हैं उनका लेस टाइम रखा जाता है प्रिपरेटरी फेज में। उनके लिए ज़्यादा फोकस रहती है कंपटीशन फेज के ऊपर। दैट मीन्स इनके लिए जो एलीट एथलीट्स हैं इनके लिए जो प्रिपरेटरी फेज़ है वो कम रहेगा और जो कंपटीशन फेज़ है उसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस रखा जाता है। नेक्स्ट इज़, आपको पहले भी बताया था कि जो प्रिपरेटरी फेज़ है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। नंबर फर्स्ट इज़ प्री प्रिपरेटरी फेज़ एंड नंबर सेकंड इज़ पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़। अब इनको हम जर्नल और स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज़ भी बोल सकते हैं। जर्नल क्या होगा? जो जर्नल प्री सब फेस है इसको ये भी बोल सकते हैं, या फिर प्री प्रिपरेटरी फेज़ भी इसको बोला जा सकता है। इसके अंदर प्राइमरी फोकस रहेगा जर्नल प्रिपरेटरी डेवलपमेंट्स पर। जर्नल चीज़ें क्या होती हैं? लाइक जर्नल फिटनेस या फिर मोटर एबिलिटीज़ या फिर स्किल, इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है जर्नल प्रिपरेटरी सब फेस के अंदर। यहाँ पर क्या है, हाइयर वॉल्यूम के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी और लोअर इंटेंसिटी जो है ट्रेनिंग टाइम पर रखी जाती है। इंटेंसिटी कम रखेंगे क्योंकि जब भी स्किल डेवलपमेंट की या फिर मोटर एबिलिटीज़ की डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ पर वॉल्यूम दैट मीन्स रेपिटेशन या सेट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पीडीनेस या फिर स्ट्रेंथ। इसीलिए यहाँ पर इंटेंसिटी लो रहेगी और वॉल्यूम जो है उसको हाई रखा जाता है। यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो जर्नल प्रिपरेटरी सब फेस होता है उसके अंदर ना तो किसी टेक्निकल ट्रेनिंग, ना ही किसी टैक्टिस ट्रेनिंग या फिर स्किल या फिर ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग जो है इस फेज़ यानी जर्नल प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर नहीं दी जाती। यहाँ पर सिर्फ फोकस रहता है जर्नल फिटनेस के ऊपर या फिर मोटर एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए ये ट्रेनिंग जो है दी जाती है। और ये जो फेज़ होता है ये प्रिपरेटरी फेज़ का अर्लियर पार्ट है। दैट मीन्स जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है उसको बोला जाता है जर्नल प्रिपरेटरी सब फेज़। आई होप ये आपको अच्छे से याद हो चुका है कि प्रिपरेटरी फेज़ को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर फर्स्ट इज़ जर्नल प्रिपरेटरी सब फेज़, जो अभी आपको बताया है कि इसमें सिर्फ जर्नल चीज़ों पर फोकस किया जाता है। आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि क्या प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर बिल्कुल भी स्किल डेवलप नहीं की जाती? जो स्किल्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक स्किल होती है जर्नल स्किल और दूसरी होती है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स स्किल। दैट मीन्स वो स्किल्स जो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ की जाती है। और जर्नल स्किल्स क्या होती हैं? उन स्पेसिफिक स्किल्स के लिए जो बेस होता है उसको बोला जाता है जर्नल स्किल्स। बेसिकली अगर बात की जाए जर्नल स्किल्स की तो जर्नल स्किल्स के अंदर आएंगी रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग, कुछ इस तरह से जर्नल स्किल्स। लेकिन अगर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स स्किल्स की बात की जाए इनके अंदर डेवलप की जाती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मोस्टली स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ें पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ से डेवलप की जाती हैं। इसीलिए जो प्रिपरेटरी फेज़ होता है, जो सब फेज़ है, जो जर्नल फेज़ है, वहाँ पर डेवलप की जाती है जर्नल चीज़ें, जर्नल स्किल्स लाइक रनिंग, जंपिंग, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट इज सेकेंड फेज इज स्पेसिफिक प्री सब फेज। इसको पोस्ट प्रिपरेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। द स्पेसिफिक प्रिपरेटरी सब फेज इज यूज टू ट्रांसलेट द बेसिक फिटनेस characteristics established in the journal preparatory subphase of training into more sport specific fitness, motor abilities and टेक्टिकल एबिलिटीज़। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो जर्नल स्किल से रिलेटेड जो जर्नल एनवायरनमेंट था वो अब स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस या फिर स्पेसिफिक मोटर एबिलिटीज़ पर अब यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा।
सो यहाँ पर आपका जो मेन फोकस होगा अब वो हो जाएगा टेक्निकल एबिलिटीज़ या टैक्टिस पर, और जो स्किल से रिलेटेड जो स्पेसिफिक स्किल हैं उनके ऊपर अब ज़्यादा फोकस आप करेंगे इस किस फेज़ में, स्पेसिफिक प्रिपरेटरी सब फेज़ के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस सब फेज़ कंटेन्स पीरियड्स ऑफ हायर वॉल्यूम ट्रेनिंग दैट इज कपल्ड विद पीरियड्स ऑफ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कपल विद पीरियड्स ऑफ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, दैट मीन्स यहाँ पर जो इंटेंसिटी और वॉल्यूम जो हैं वो एकदम से हाई नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर हाइयर वॉल्यूम तो है लेकिन जो इंटेंसिटी है उसको धीरे धीरे करके क्या है ऊपर लाया जा रहा है। दैट मीन्स जो इंटेंसिटी है वो एकदम से हाई नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके एक प्लेयर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको ऊपर उठाया जाता है। सो यहाँ पर एक टर्म है, उसको ज़रा सा आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। एक होती है जर्नल स्किल, एक होती है स्पेसिफिक स्किल, थर्ड इज ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। इनके अंदर आप डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि कई बार इनमें बहुत कन्फ्यूजन्स हो जाती है। सबसे पहले जर्नल स्किल क्या होती है, आपको बताया था रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, जो सभी स्पोर्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ यूज़ होती है। अगर बात की जाए स्पेसिफिक स्किल्स की, हैंडलिंग हो गया, किकिंग हो गया, इस तरह के कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ की जाती हैं उनको बोला जाता है स्पेसिफिक स्किल। नेक्स्ट इज ग्रोस मोटर स्किल। क्या होती है, लार्ज मसल ग्रुप्स आर इन्वॉल्व, जहाँ पर कोई भी जो अगर हम एक्टिविटी करते हैं उस टाइम पर जो हमारी लार्ज मसल ग्रुप्स यूज़ की जाती हैं उसको बोला जाता है ग्रोस मोटर स्किल्स। नेक्स्ट इज फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर क्या होता है, जहाँ पर स्मॉल मसल ग्रुप्स आर इन्वॉल्व, जहाँ पर हमारी बॉडी की स्मॉल मसल्स का यूज़ करके कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वर्क किया जाता है उसको बोला जाता है फाइन मोटर स्किल। आई होप इन चारों में जो डिफरेंस है वो आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग एंड परफेक्टिंग टेक्निक्स एंड टैक्टिस। यहाँ पर अब फोकस रखा जाता है टेक्निक्स और टैक्टिस के ऊपर। यहाँ पर टैक्टिस और टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है उसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता देती हूँ। टेक्निक्स क्या होती हैं, जब आप किसी पर्टिकुलर स्किल को करते हो उस स्किल को करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं दैट इज़ नोन एज टेक्निक्स, उनको बोला जाता है टेक्निक्स। मोमेंट्स के जो स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं उनको बोला जाता है टेक्निक्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू थ्रो अ शॉर्टपुट, अगर आप कोई शॉर्टपुट फेंकना चाहते हैं तो उसके पर्टिकुलर कुछ एक टेक्निक्स होती हैं लाइक पैरी ओब्राइम, डिस्को पट या फिर ऑर्थोडॉक्स। इस तरह की जो ये टेक्निक्स हैं, जो स्टेप्स हैं शॉर्टपुट को थ्रो करने के लिए, इनको बोला जाता है टेक्निक्स। ये तो हो गई आपकी टेक्निक्स। अगर बात की जाए टैक्टिस की, टैक्टिस क्या होता है, टैक्टिस जो होती है वो पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन पर डिपेंड करती है। जो भी प्लानिंग हमने कंपटीशन से पहले या फिर ड्यूरिंग कंपटीशन अपने माइंड में सेट की है उसको एग्जीक्यूट करना बोला जाता है टैक्टिस। दैट मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर कौन सी चीज़ फिट होगी, किस तरह की टेक्निक जो है वहाँ पर लगाई जाएगी, उसको बोला जाता है टैक्टिस। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या ऑटोजेनिक ट्रेनिंग भी इस पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर होगी? तो क्या होगा, इसके अंदर ऑटोजेनिक ट्रेनिंग नहीं होगी क्योंकि जो प्रिपरेटरी फेज़ से लेकर कंपटीशन फेज़ है वो अब भी काफ़ी लंबा है। जो ऑटोजेनिक ट्रेनिंग होती है वो एट द टाइम दी जाती है, दैट मीन्स कंपटीशन टाइम पर दी जाती है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, ताकि जो प्लेयर है वो मेंटली प्रिपेयर हो सके। इसीलिए जो पोस्ट प्रिपरेटरी पीरियड है उसके अंदर भी ऑटोजेनिक ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके अंदर क्या दिए जाएंगे, उसके अंदर टेक्निक और टैक्टिस ट्रेनिंग, और हम स्पेसिफिक चीज़ों की ओर आगे बढ़ेंगे। आई होप जो प्रिपरेटरी पीरियड है वो आपका क्लियर हो चुका है। सेकेंड फेज इज कंपटीशन पीरियड। पीरियडाइजेशन का जो सेकेंड फेज है वो है कंपटीशन पीरियड। कंपटीशन के टाइम पर जो ट्रेनिंग होती है उसी को बोला जाता है कंपटीशन पीरियड, जिसको एसोसिएटेड विद इन सीजन, जो कब होता है आपके टूर्नामेंट्स टाइम पर, आपके कंपटीशन टाइम पर, जिसको ऑन सीजन बोला जाता है, उस टाइम पर कंपटीशन फेज जो है वो पीरियडाइजेशन का पार्ट होता है। द कॉम्पिटिटिव फेज इज यूज्ड टू इलेक्टिव और मेंटेन द
फिजियोलॉजिकल एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट इन कब की थी डेवलपमेंट? प्रिपरेटरी फेज ऑफ ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या बताया गया है कि एक चीज़ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि कंपटीशन फेज इज ओनली फॉर मेंटेनिंग फिजियोलॉजिकल एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल। इन सभी चीज़ों को मेंटेन रखा जाता है कंपटीशन पीरियड के अंदर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि फिजियोलॉजिकल और जो स्पेसिफिक स्किल जो हमने पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर सीखी थी, उनको एडप्ट किया था, उन चीज़ों को मेंटेन रखना है कंपटीशन पीरियड के टाइम पर। कंपटीशन टाइम पर आप किसी भी चीज़ को डेवलप नहीं करते हो। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कंपटीशन टाइम पर कोई भी चीज़ आप डेवलप नहीं करोगे। उसके अंदर क्या होगा, अगर आप कोई भी चीज़ डेवलप करोगे तो एडेप्टेशन में जो है टाइम लगता है। इसीलिए इस फेज़ के अंदर कंपटीशन पीरियड के अंदर सिर्फ चीज़ों को मेंटेन रखा जाता है। जो चीज़ें आपने प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर सीखी हैं उन्हीं को आप मेंटेन रखोगे। कंपटीशन पीरियड का मेन एम रहता है कि जो चीज़ें आपने प्रिपरेटरी टाइम पर सीखी हैं उनको मेंटेन रखना ही मेन एम होता है कंपटीशन पीरियड का। कंपटीशन पीरियड जो है उसके अंदर मेन फोकस रहता है इंटेंसिटी पर। वहाँ पर वॉल्यूम जो है उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाता है और इंटेंसिटी को अडॉप्ट करते हुए जितने भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स स्किल हमने सीखी हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंज हमारी बॉडी में आए हैं, उन्हीं के साथ हाई इंटेंसिटी के साथ कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है। नेक्स्ट इज़, अब आप यहाँ पर देखिए कि आपकी जितनी भी डेवलपमेंट होनी थी, जो आपकी स्पोर्ट्स स्किल रिलेटेड डेवलपमेंट थी, जो आपकी प्री प्रिपरेटरी फेज़ और पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर होनी थी, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके किसी भी टाइप की कोई डेवलपमेंट नहीं होती। कंपटीशन फेज़ के अंदर क्या होगा, आपने जितनी भी चीज़ें उस प्रीवियस स्टेज के अंदर, उस प्रीवियस फेज़ के अंदर सीखी हैं, उन सभी को यहाँ पर मेंटेन रखा जाएगा। दैट मीन्स जितनी भी टेक्टिकल्स, जितनी भी टेक्निक्स या जितने भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस चीज़ें आपने सीखी हैं, उन सभी को यहाँ पर मेंटेन रखा जाएगा। अगर कंपटीशन फेज़ की बात करें, उसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट इज प्री कंपटीशन फेज़ एंड नंबर सेकंड इज पोस्ट कंपटीशन फेज़, या फिर इसको मेन कंपटीशन फेज़ भी बोला जा सकता है। अगर बात करें प्री कंपटीशन फेज़ के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर मेनली फोकस रहता है टेक्निकल चीज़ों पर या फिर टेक्टिक्स पर। उसके बाद जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि प्री कंपटीशन पीरियड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो उससे 10 to 15 डेज़ बिफोर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये क्या है, एक प्री कंपटीशन की क्या है, प्रिपरेशन है। ये आएगा इस फेज़ के अंदर। कंपटीशन या फिर जो प्री कंपटीशन फेज़ है, वहाँ पर क्या है, कंपटीशन जो आपके नॉर्मली कंपटीशन होते हैं लाइक आपके प्रैक्टिस मैचेस, उनको ट्राई करना चाहिए। इससे क्या है, आपके कंपटीशन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एंजाइटी है, वो कम हो जाती है। ये होता है आपका प्री कंपटीशन फेज़ के अंदर, मेनली फोकस रहता है कंपटीशंस पर। नेक्स्ट इज़, जो ये प्री कंपटीशन फेज़ होता है, यहाँ पर चीज़ों को मेंटेन रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ मॉडरेट इंटेंसिटी। अब यहाँ पर ये चीज़ आप लिख लीजिएगा कि जो मॉडरेट इंटेंसिटी होती है वो रहेगी 80 to 85% 1 RM। RM क्या होता है, रिपीटेशन मैक्सिमम। इसको लिख लीजिएगा, RM की फुल फॉर्म होती है रिपीटेशन मैक्सिमम। नेक्स्ट इज़ मॉडरेट वॉल्यूम। इसके अंदर वॉल्यूम जो रहेगी वो रहेगी मॉडरेट, 2 से 3 सेट्स या फिर 6 to 8 रेपिटेशंस। इस चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रॉपरली एक ऑथेंटिक डाटा है जो बुक्स में से या फिर कहीं और से लिया गया है। नेक्स्ट इज़ मेन कंपटीशन फेज़ या फिर पोस्ट कंपटीशन सब फेज़ इसको बोल सकते हैं। मेन कंपटीशन फेज़ के अंदर क्या रहेगा, द मेन कॉम्पिटिटिव सब फेज़ इज डिज़ाइन विद द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ इवेलुएटिंग द एथलीट overall level of preparedness and optimizing competitive performance। यहाँ पर क्या है, जो प्रैक्टिस मैचेस या फिर जो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, वहाँ पर आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता चलता है कि जो आपने अब तक प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर जो चीज़ें की हैं, दैट मीन्स जो आपने जर्नल एबिलिटी को डेवलप किया है या जर्नल स्किल्स को डेवलप किया है, उसके बाद जो आपने स्पेसिफिक चीज़ों को डेवलप किया है, उन सभी चीज़ों की क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली प्रिपेयरनेस होती है। दैट मीन्स यहाँ पर इन्हें
मेंटेन रखा जाता है। जो चीज़ें आपने पहले सीखी हैं उनको यहाँ पर अब अप्लाई किया जाता है मेन कंपटीशन फेज़ के अंदर। अब क्या होगा, इस जो कंपटीशन टाइम है ये डिपेंड करता है आपके टूर्नामेंट ड्यूरेशन पर। जितना लंबा आपका टूर्नामेंट ड्यूरेशन रहेगा, जितने लंबे आपके कॉम्पिटिशन्स रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, तो उसी पर डिपेंड करेगी इसकी ड्यूरेशन। वैसे टिपिकली जो इसके डेज़ होते हैं कि जो मेन कंपटीशन फेज़ होता है वो रहता है 8 से 14 दिन तक का। 8 to 14 डेज मैक्सिमम जो है इसकी टाइमिंग रहती है, या मिनिमम जो है इसकी टाइमिंग रहती है नॉर्मली कंपटीशन टाइम्स की। बेसिकली सुपर कंपेंसेशन की जो स्टेज रहती है वो रहती है 8 to 14 डेज़। इन दिनों के अंदर क्या होगा, आप अपनी पीक लेवल की जो हाई लेवल की परफॉर्मेंस है उसको आप परफॉर्म कर सकते हो या उसको अडेप्ट कर सकते हो। जो हमारा प्रिपरेटरी का पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़ था वहाँ पर इंटेंसिटी क्या थी आपकी, वो थी मॉडरेट। लेकिन मेन कंपटीशन के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो रहेगी वेरी हाई इंटेंसिटी की, दैट मीन्स 93% से भी अबोव 1 RM। अगर बात की जाए मेन कंपटीशन फेज़ के अंदर वॉल्यूम की, वॉल्यूम रहेगी वेरी लो वॉल्यूम, जिसके अंदर 1 to 3 सेट्स और 1 to 3 रेपिटेशन रहेंगी। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि कंपटीशन फेज़ के अंदर इंटेंसिटी क्या रहती है या फिर वॉल्यूम क्या रहती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी पीक पर रहती है, इसीलिए यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो रहती है आपकी वेरी हाई और 93% से भी ज़्यादा रहती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि सभी चीज़ें कितनी स्पेसिफिक हैं और ऑथेंटिक हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज़ या फिर लास्ट फेज इज़ ट्रांजैक्शन पीरियड। ट्रांजैक्शन पीरियड क्या है, ये ऑफ सीज़न में क्रिएट किया जाता है या फिर इसको एसोशिएट किया जाता है विद द ऑफ सीज़न के साथ। लेकिन जो आपके प्रिपरेटरी पीरियड, जो आपके कंपटीशन पीरियड्स हैं वो होते हैं हमेशा ऑन सीज़न के अंदर। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। जो ट्रांजैक्शन पीरियड है वो रहता है आपका ऑफ सीज़न में, जो फर्स्ट 2 फेज थे वो रहेंगे आपके ऑन सीज़न के अंदर। ट्रांजैक्शन पीरियड के अंदर क्या रहेगा, अ फेज कैरेक्टराइज बाय नॉन कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़। जब किसी तरह का कोई भी कंपटीशन नहीं होता, ट्रांजैक्शन पीरियड उस टाइम पर होता है। द ट्रांजैक्शन पीरियड इज बिटवीन माइक्रो साइकिल and annual training plans in which the athlete has the opportunity to recover from the previous training cycle। जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसको रिकवरी पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक एथलीट के पास अपॉर्चुनिटी होती है जो प्रीवियसली उसने ट्रेनिंग का साइकिल कंप्लीट किया है। दैट मीन्स जो प्रिपरेटरी फेज़ था, जो कंपटीशन फेज़ था, वहाँ पर जो भी चीज़ें उसने एडॉप्ट की हैं और जिसकी वजह से उसकी बॉडी को रिकवरी की नीड हुई है, इस टाइम पर प्लेयर का रिकवरी फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। Structurally, the transition phase is designed to refresh the athlete physically और mentally। ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ये इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है कि इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इसके अंदर प्लेयर जो एथलीट होता है वो फिजिकली और मेंटली रिफ्रेश किए जाते हैं। वाइल सिग्निफिकेंसिंग रिड्यूसिंग ट्रेनिंग लोड, इसके अंदर प्लेयर के ऊपर जो पहले का ट्रेनिंग लोड होता है उसको रिमूव किया जाता है या फिर उसको रिड्यूस किया जाता है। जो ट्रांजिशन पीरियड का जो टारगेट रहता है, दैट टारगेट्स द मेंटेनेंस ऑफ फिटनेस एंड मिनिमाइज द एम्फेसिस ऑन स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स की स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं वो मिनिमाइज रहती हैं या बिल्कुल ही नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ फिटनेस को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। Next is the phase lasts between 2 to 4 weeks but cannot be extend to 6 week if needed। ये क्या है, इस फेज़ के अंदर 2 से लेकर 4 वीक्स हो सकता है, लेकिन उसे 6 वीक से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वीक्स तक वो एक्सटेंड होगा तो क्या होगा, ट्रांजिशन पीरियड जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो एथलीट होता है उसकी परफॉर्मेंस पर उसका इफ़ेक्ट हो सकता है।
सो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वहाँ पर भी वर्कआउट ही दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, जो ट्रेनिंग लोड होता है उसको रिड्यूस करने के लिए वर्कआउट किया जाता है। यहाँ पर प्लेयर सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स होती है वो यहाँ पर नहीं करवाई जाती। यहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ टाइप या फिर जो जनरल फिटनेस होती है उसको मेंटेन रखा जाता है। सो ट्रांजिशन पीरियड को एक्टिव रेस्ट या फिर एक्टिव रिकवरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए पैसिव रेस्ट की कि पैसिव रेस्ट क्या होता है, पैसिव रेस्ट को डी ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। डी ट्रेनिंग या पैसिव रेस्ट में क्या होगा, एथलीट को कम्प्लीटली रेस्ट दिया जाता है, कोई भी किसी तरह की भी फिजिकल एक्टिविटी जो है इसके अंदर नहीं की जाती, जिसकी वजह से क्या होगा, एथलीट की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इफेक्ट होगा और जो उसकी फिटनेस लेवल है जहाँ पर रिकवरी फेज में मेंटेन कर रहे हैं वो भी क्या है, रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए ट्रांजिशन पीरियड को एक्टिव रेस्ट या फिर एक्टिव रिकवरी फेज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर किसी भी एथलीट के ट्रेनिंग लोड को रिड्यूस किया जाता है, उसको फिजिकली और मेंटली रिफ्रेश किया जाता है नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। नेक्स्ट जो पीरियडाइजेशन स्टार्ट करना है उस चीज़ के लिए उसको रिफ्रेश किया जाता है इस ट्रांजिशन फेज के अंदर। सो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसका मेनली फोकस रहता है रिहेबिलिटेशन पर। रिहेबिलिटेशन क्या होता है, रिकवरी के लिए जो आपको कंपटीशन टाइम पर किसी भी टाइप की इंजरी हुई है या फिर आप साइकोलॉजिकल किसी प्रॉब्लम में हैं, उन चीज़ों को रिलैक्स करने के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है ट्रांजिशन पीरियड को। क्या होता है, कई एथलीट ऐसे होते हैं या तो वो ओवर स्ट्रेस की कंडीशन में चले जाते हैं, एंजाइटीज़ की कंडीशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर उनको ओवर एक्साइटमेंट रहती है। इन चीज़ों को, इस कंपटीशन के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है ट्रांजिशन पीरियड। आई होप जो ट्रांजिशन पीरियड है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो इफ़ यू हैव प्रेशर एनी प्रीवियस एग्ज़ाम्स, अगर आपके ऊपर भी कोई भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स के प्रेशर हैं तो उसको एक साइड में कर दीजिएगा, बिकॉज जब तक आप पर प्रीवियस चीज़ों के प्रेशर रहेंगे आप नई चीज़ों की तैयारी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आप ये बर्डन जो है आपके ऊपर, जो आपके प्रीवियस कंपटीशन के बर्डन है, उसको साइड में रख दीजिएगा और एक नए सिरे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिएगा। इसी तरह हमारे कंपटीशन के लिए प्रिपरेटरी फेज़, उसके बाद कंपटीशन फेज़ एंड लास्ट में जो ये ट्रांजिशन फेज़ होता है, ये काफ़ी एक सिस्टमेटिक मैनर में यूज़ किए जाते हैं या फिर इनको काफ़ी सिस्टमेटिक मैनर से बनाया गया है ताकि प्लेयर जो है अपनी तैयारी भी कर सके और उस तैयारी के बाद कोई भी प्लेयर या कोई भी पर्सन जो है अगर उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी लोड रह जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए एक एक्टिव रेस्ट जो है वो दिया जाता है। क्योंकि जब तक आप फ्रेश नहीं होगे, आप मेंटली फ्रेश नहीं होगे या फिर फिजिकली फ्रेश नहीं होगे तो आप नेक्स्ट कंपटीशन के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जो अब तक हमने पढ़ा है, जो अब तक हमने तैयार किया है, ये उसका एक कंप्लीट चार्ट है। इसके अंदर आप देखिएगा हमारी इंटेंसिटी क्या रहती है, वॉल्यूम क्या रहती है, किस तरह से ये इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं। सो दिस इज़ प्री प्रिपरेटरी फेज, this is post preparatory phase, next is pre competition phase and next is main competition phase और लास्ट में आता है आपका एक्टिव रेस्ट या फिर जिसको बोला जाता है ट्रांजिशन फेज। सो अगर बात की जाए इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी जो है वो आपके प्री प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर लो रहेगी क्योंकि वहाँ पर जो जर्नल स्किल्स हैं किसी भी प्लेयर या एथलीट को सिखाई जा रही हैं, इसीलिए वहाँ पर स्ट्रेंथ और जो स्पीड है वो लो रहती है। नेक्स्ट इज़ पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़ जहाँ पर आपको पता है कि स्पेसिफिक स्किल्स सिखाई जाती हैं किसी भी एथलीट को, वहाँ पर जो इंटेंसिटी रहेगी वो रहेगी मॉडरेट। नेक्स्ट इज़ प्री कंपटीशन फेज़ के अंदर इंटेंसिटी रहेगी हाई। नेक्स्ट इज़ मेन कंपटीशन फेज़ के अंदर इंटेंसिटी को रखेंगे ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मीन्स जैसे सिचुएशन कंपटीशन में होगी उसी के ऊपर डिपेंड रहेगी हमारी इंटेंसिटी, इसीलिए यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी आएगी ऑप्टिमल। नेक्स्ट इज़ लास्ट इज़ ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन फेज़ के अंदर जो इंटेंसिटी रहेगी, जो स्पीडीनेस, जो स्ट्रेंथ रहेगी उसको लो रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम। अगर हम इन सभी फेजेस के अंदर वॉल्यूम की बात करें तो प्री प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर क्या रहेगा,
वॉल्यूम रहेगी हाई, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उनकी रेपिटेशन या सेट जो हैं वो ज़्यादा रखे जाते हैं। नेक्स्ट इज़ पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़। इसके अंदर जो है वॉल्यूम वो रहती है मॉडरेट और इंटेंसिटी को भी मॉडरेट रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम जो है प्री कॉम्पिटिशन फेज़ के अंदर रहेगी लो, और जो उसके बाद मेन कंपटीशन है वहाँ पर तो बिल्कुल ही कम रहेगी, वहाँ पर काम किया जाएगा इंटेंसिटी के साथ। उसके बाद लास्ट जो फेज़ रहेगा, जो ट्रांजिशन फेज़ रहेगा, उसके अंदर वॉल्यूम को भी लो रखा जाएगा। दैट मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की जाएंगी जहाँ पर रेपिटेशंस हो, सेट्स हों, क्योंकि वहाँ पर रिकवरी के लिए जो मेंटली जो फिजिकली प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। उसके बाद स्किल्स और टेक्निक्स। अगर स्किल्स और टेक्निक्स की बात की जाए तो प्री प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर स्किल जो है वो बिल्कुल नहीं रहेंगी। दैट मीन्स यहाँ पर टेक्निक्स की बात की जा रही है तो प्री प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर कोई भी टेक्निक्स नहीं रहती। उसके बाद पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की क्या रहती हैं, टेक्निक्स। उसके बाद प्री कॉम्पिटिशन फेज़ के अंदर जो टेक्निक्स, जो स्किल्स रहती हैं वो रहती हैं मॉडरेट लेवल की, लेकिन जिस टाइम पर कंपटीशन होगा वहाँ पर टेक्निक्स रहेंगी हाई लेवल की। उसके बाद जो ट्रांजिशन पीरियड, जो ट्रांजिशन फेज़ होता है, वहाँ पर जो स्किल्स और टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो ज़ीरो के बराबर होती हैं, वहाँ पर स्किल्स और टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद कॉम्पिटिशन्स का यूज़, बेसिकली अगर बात की जाए प्री प्रिपरेटरी फेज़ की, वहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं करवाया जाता। उसके बाद पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर क्या है, यहाँ पर भी कोई भी कॉम्पिटिशन्स नहीं करवाए जाते। उसके बाद आएगा आपका प्री कॉम्पिटिशन फेज़, जहाँ पर थोड़े बहुत कॉम्पिटिशन्स जो है मॉडरेट लेवल के या फिर मॉडरेट कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो करवाए जाते हैं। उसके बाद मेन कॉम्पिटिशन फेज़ जो होता है वहाँ पर हाईली जो है सिर्फ कॉम्पिटिशन्स ही होते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन फेज़ के अंदर कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता। नेक्स्ट इज़ टेक्टिकल ट्रेनिंग। टेक्टिकल्स क्या है, जो रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। प्रिपरेटरी फेज़ के जो प्री प्रिपरेटरी फेज़ है वहाँ पर कोई भी टेक्निकल या टेक्टिकल चीज़ें नहीं होती। उसके बाद पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर टेक्टिकल नहीं होती। उसके बाद प्री कॉम्पिटिशन फेज़ के अंदर मॉडरेट लेवल या फिर मॉडरेट चीज़ें जो हैं टेक्टिकल ट्रेनिंग की दी जाती है। नेक्स्ट इज़ मेन कॉम्पिटिशन लेवल। कॉम्पिटिशन के टाइम पर हाईली रिकमेंड होती है टेक्टिकल ट्रेनिंग्स। नेक्स्ट इज़ ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशन फेज़ के अंदर कोई भी टेक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नेक्स्ट इज़, ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो ऑटोजेनिक ट्रेनिंग है, दैट मीन्स जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग कब दी जाती है। ये काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। जो ऑटोजेनिक ट्रेनिंग होती है प्री प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर बिल्कुल नहीं दी जाती। उसके बाद जो पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़ होता है जहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ें सीखी जाती हैं वहाँ पर भी ऑटोजेनिक ट्रेनिंग का यूज़ या फिर ऑटोजेनिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नेक्स्ट इज़ प्री कॉम्पिटिशन फेज़। प्री कॉम्पिटिशन फेज़ के अंदर क्या है, मॉडरेट या कुछ एक ऑटोजेनिक ट्रेनिंग्स दी जाती है, लेकिन जो आपका मेन कंपटीशन टाइम होता है उससे 1 या 2 दिन पहले क्या है, आपको हाई लेवल पर ऑटोजेनिक्स ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप मेंटली भी प्रिपेयर हो सको अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशन फेज़ में किसी तरह की कोई भी ऑटोजेनिक ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती। So students, we have done all the phases of periodization. Periodizations के जितने भी phases थे वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। आपका होमवर्क रहेगा, ये टेबल जो है अपनी नोटबुक के अंदर अपने हाथों से बनाइएगा ताकि आपको चीज़ें जो है लंबे टाइम तक याद रहें। अगर आप अपने हाथों से कोई चीज़ नोट डाउन करते हो तो वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ चीज़ें देखने से और सुनने से। इसीलिए इसको रिवाइज कीजिएगा ताकि आपके माइंड में कॉन्क्रीट सेट हो जाए कि पीरियडाइजेशन के फेजेस क्या होते हैं, उनके अंदर इंटेंसिटी क्या रहती है, वॉल्यूम क्या रहती है और किस टाइम पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर किस टाइम पर ऑटोजेनिक ट्रेनिंग्स जो हैं वो दी जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है अपना पीरियडाइजेशन चैप्टर या पीरियडाइजेशन टॉपिक। ये टॉपिक हमेशा ही एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है।